हाय गाइस, शुरू करते हैं एक न्यू एनीमे को। तो इस एनीमे की स्टार्टिंग में हम एक रेन स्वॉर्ड नाम का एक यंग लड़का दिखाया जाता है जिसके पास बीस्ट टैमर की पावर है। यह एक ऐसी पावर होती है जिसे व्यक्ति किसी भी जानवर से कम्युनिकेट कर सकता है और एक कॉन्टैक्ट के द्वारा उसे कंट्रोल भी कर सकता है, लेकिन ये पावर अकेले किसी काम की नहीं है। इसीलिए रेन ने हीरो पार्टी को ज्वाइन किया था। ये लोग मॉन्स्टर से लोगों को बचाते हैं, लेकिन रेन का काम वहां पर सामान ढूंढना था। क्योंकि रेन के पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं थी, इसलिए हीरो के हिसाब से रेन का बस यही काम था जो ठीक से वो कर सकता था। लेकिन बस ये नहीं, रेन के साथ हीरोज का बर्ताव भी कुछ ठीक नहीं था। वो मौका ढूंढते थे रेन को ताना मारने के लिए। ये सब 6 महीने तक चलता रहा। फिर एक दिन हीरो पार्टी के लीडर हीरोज ने रेन की काफी बेइज्जती करके उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया और वो बोलते हैं कि रेन किसी भी काम का नहीं है क्योंकि उसकी पावर कुछ खास नहीं है। वो बस लड़ाई में हम पे बोझ बनता है और क्योंकि वेपन और आर्मर ही रेन को दिए थे, वो सब उसे ले लेते हैं और उसे यहाँ से निकाल देते हैं। 6 महीने में आज तक रेन को रियलाइज ही नहीं हुआ कि हीरो उसके लिए कितने बुरे थे। उसे तो लगता था कि वे लोग उसके लिए डांटते हैं ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। अब रेन को वो सारी बातें समझ में आने लगती हैं, लेकिन अब रेन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी यूजलेस पावर के साथ अब आगे क्या करेगा। तभी टाउन के बच्चे रेन के पास आते हैं जो रेन की ट्रिक्स देखना चाहते थे। अब उनके खिलखिलाते चेहरे देखकर रेन उन्हें मना नहीं कर पाता और अपने मैजिक से एक उड़ते हुए ईगल को कंट्रोल कर लेता है जो कि नीचे आकर उन्हें नमस्ते करता है। पर क्योंकि टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए ईगल रेन के मैजिक से जल्दी आजाद हो जाता है। रेन का एक कारनामा देखकर उन बच्चों को बहुत मजा आ जाता। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि वो रेन की तरह बिस्ट टैमर बनना चाहता है और ये वही बच्चा है जिसने कुछ दिनों पहले रेन से हीरो बनने की बात की थी। जब रेन उससे पूछता है कि इसकी वजह, तो बोलता है कि हीरो बहुत घमंडी होते हैं, वो आम लोगों से बात ही नहीं करते। ये बात सुनकर रेन को याद आता है कि शहर के लोग हीरोज को अपने वेपन्स नहीं बेचते। और उनमें से एक लड़का बोलता है कि वो तो बहुत पैसे कमाना चाहता है और एक बोलता है वो तो एडवेंचर बन के पूरी दुनिया घूमना चाहता है। ये बात रेन के अगले कदम को इशारा कर रही थी। वो सोचता है कि अब तो वो हीरो पार्टी में भी नहीं है, तो अब तो उसका डीमन लॉर्ड से भी कोई नाता नहीं है। अब उसको डीमन लॉर्ड को हराने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। इसलिए रेन एक एडवेंचर बनने का फैसला करता है और दोपहर के वक्त रेन एक एडवेंचर गिल्ड में जाता है और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि हर एक एडवेंचर को एक ट्रायल गेस्ट पास करना होता है ताकि वो ये साबित कर सके कि उनमें एडवेंचर बनने की बेसिक रिक्वायरमेंट मौजूद है। एक एडवेंचर बनने के लिए पहले आपको 20 गोब्लिन को मारना होगा और 20 आपको कलेक्ट करना होगा। जो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, एज ए एडवेंचर उसे गिल्ड की तरफ से पहला गिफ्ट दिया जाता है। रेन एक ग्लेरी की मदद से गोब्लिन के झुंड को ढूंढ लेता है और उन्हें बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। पर लेकिन ऐसा नहीं था कि रेन फाइटिंग में अच्छा था। असल में गोब्लिन की फ्रैंक थे और उन्हें मारना काफी आसान था। खैर, अब रेन का अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 20 हाफ को कलेक्ट करना था। अब जब रेन गोब्लिन को मारने के बाद उनसे मिले स्टोन को कलेक्ट कर रहा था, तभी उसे जंगल में से किसी की चीख सुनाई देती है। रेन उस तरफ भागता है, उसे डर था कोई खतरे में ना हो। वहां जाकर वो देखता है कि एक डी रैंक का किलर टाइगर एक अबला लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। यह देख रेन अपने खंजर से उस टाइगर की पीठ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर की चमड़ी इतनी सख्त थी कि वो खंजर ही टूट जाता है। पर इसे टाइगर का ध्यान रेन की तरफ आ गया था और ये उस लड़की के पास अच्छा मौका था वहां से भागने का। लेकिन वो लड़की रेन के कहने पर भी नहीं भागती, उल्टा वो लंबी छलांग लगाती है और मोमेंटम का इस्तेमाल करके वो टाइगर के ऊपर जोरदार लात मारती है, जिससे टाइगर वहीं ढेर हो गया था। और रेन उसकी ये नेचुरल पावर देखकर हैरान हो गया था। जब रेन ने उस लड़की को गौर से देखा, उसे वो मैथोलॉजी याद आती है कि इस दुनिया में अल्टीमेट स्पीसीज नाम से कुछ स्पीसीज होती हैं जिनके पास अनबिलीवेबल पावर होती हैं। इन अल्टीमेट स्पीसीज में से डेमी गॉड, फेरी आती हैं, लेकिन कुछ रेयर स्पिरिट भी हैं जिन्हें कैट स्पिरिट कहा जाता है और ये लड़की वही कैट स्पिरिट है। रेन देखता है कि वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है, अब उसकी बॉडी डिसअपेयर होने लगी है। पर क्योंकि वो लड़की होश में नहीं थी, इसलिए उसके गिरने से पहले रेन को उसे बचाना पड़ता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कैट स्पिरिट एग्जिस्टेशन के करीब आ चुकी है, मतलब कि अब इतनी कम हो चुकी है कि कभी भी विलुप्त हो सकती हैं। हालांकि कैट स्पिरिट एक पावरफुल स्पिरिट है, लेकिन ये मैजिक यूज नहीं कर सकती हैं, पर ये फिजिकली काफी फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होती हैं। रेन उसे खाने को कुछ देता है क्योंकि वो टाइगर को मारने के बाद काफी थक गई थी। जब खाना खाने के बाद वो वापस एनर्जी भर जाती है तो वो रेन को बताती है कि उसका नाम कनाडा है और वो रेन को शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए।
वो कहती है कि वो अपनी छोटी स्पेस के बीच रहकर काफी बोर हो चुकी थी, इसलिए उसने ट्रेवल करने का फैसला किया और आज उसकी मुलाकात रैन से हुई है। उसका कहना था कि ये किस्मत का इशारा है। जब उसने रैन को देखा, उसने रैन के अंदर से सॉलिड पावर का एहसास हो रहा था और वो यकीन के साथ कह सकती है कि रैन का स्किलफुल बिच टेमर है जो कि उसे टेम कर सकता है। और आपको बता दूं कि स्पेशल स्पीड को टेम करना कोई आम बात नहीं है, और अगर रैन ने कनाडे को टेम कर लिया यानी कि वो कोई आम बिच टेमर नहीं है। पर रैन का मकसद अपने आप को साबित करना नहीं था, वो तो उस कनाडे को बेहतर जानना चाहता था और इसलिए वो उसे टेम करने की राजी हो जाता है। इसके बाद वो रिचुअल शुरू करने के लिए एक बूंद खून की अपनी हथेली पे गिराता है और मैजिकल सर्कल बनाता है। फिर स्पेल को यूज करने के बाद उन दोनों के बीच कॉन्टेस्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है। उन दोनों के हाथों पर एक रूल बन गया था जो उन दोनों के बीच का बॉन्ड दर्शाता है, यानी कि अब कनाडे उसी के साथ ट्रेवल करने वाली है। और इसी बात पर रैन यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसको हीरो पार्टी ने कमजोर कहकर निकाल दिया था, वही बीच टेमर अब अल्टीमेट स्पेस के साथ ट्रेवल करने वाला है। खैर, अब रैन को अपने ट्रायल क्वेस्ट को कंप्लीट करना था। वो कई रैबिट के साथ अपना टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है ताकि उसके लिए मेडिकल हब को इकट्ठा कर सके। ये देख कनाडे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि एक आम बेस्ट टेमर एक वक्त में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट को संभाल सकता है। लेकिन रैन ने न सिर्फ एक साथ कई कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, बल्कि उसने कनाडे यानी एक अल्टीमेट स्पेस को भी टेम किया हुआ है, जो कि कनाडे की नजरों में इम्पॉसिबल है। पर रैन उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता, क्योंकि जहाँ से वो आया है उसके लिए ये सब बिल्कुल आम बात है। खैर, वो अब वापस अपने काम पर ध्यान देता है और 10 गोब्लिन स्टोन और 20 हब्स को सबमिट करने के बाद रैन को ऑफिशियल होरिजन एडवेंचर गिल्ड का एफ रैंक एडवेंचर बना दिया जाता है। रिसेप्शन नताला उसका एडवेंचर कार्ड देती है जो कि अब उसकी आईडी की तरह काम करेगा और उसे 50 कॉपर कॉइन भी रिवार्ड के तौर पर दिए जाते हैं। पर ये अमाउंट उसकी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए काफी नहीं थे, इसलिए रैन और काम करने का फैसला करता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे एडवेंचर की रैंक बढ़ती है, साथ ही में उसके रिवार्ड को भी बढ़ाया जाता है। खैर, गिल्ड के हॉल में कनाडा उसका वेट कर रही थी, जो कि काफी एक्साइटेड होकर उसका टेस्ट के बारे में पूछती है। और अब रैन भी एडवेंचर बन गया है, ये जानकर उसे काफी खुशी होती है। तभी एक बदतमीज आदमी उन दोनों के बीच दखल देता है। उसने कनाडा को देखकर ही पहचान लिया था कि कनाडा एक रेयर स्पीसीज है, और जब उसे पता चलता है कि वो रैन के साथ है, वो उसको बच्चा बताते उसका मजाक उड़ाता है और कनाडा को उसके साथ बैठकर ड्रिंक पीने का ऑफर देता है। कनाडा गुस्से से फटने लगती है और वो बोलती है कि रैन उसका मास्टर है जिसने उसे टैम किया है। रैन भी उसे बताता है कि वो बीच टैमर है, जिसे सुनते वो जाना हंसने लगता है। वो उनकी बातों से मजाक में ले रहा था, क्योंकि बच्चा जो मामूली सा बीच टैमर है उसका एक रेयर स्पीसीज के साथ टैम करना इम्पॉसिबल है। वो उनकी बातों को साबित करवाने के लिए टैम को ऑफिशियल रेसलिंग का चैलेंज देता है, जिसमें शर्त थी कि जो भी जीता कनाडा उसके साथ जाएगी। ऐसे चैलेंज को रैन कभी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन सिर्फ कनाडा के फ्यूचर के लिए, कि ये व्यक्ति कभी कनाडा को पीछे नहीं आएगा। रैन उस आदमी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन रैन ये खुद नहीं जानता था कि ये वो उस आदमी से जीत भी पाएगा या नहीं। जैसे उन दोनों के बीच में आर्म रेसलिंग शुरू होती है, अगले झटके में रैन उस आर्म रेसलिंग को मैच जीत जाता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उस आदमी का हाथ सूज गया था। रैन खुद अपनी पावर पर यकीन नहीं कर पा रहा होता है और इस शोर सुनकर नैताली वहां पर आती है और उस आदमी को यहाँ पर देख वो रैन और कनाडा से माफी मांगती है, क्योंकि ये आदमी पहले भी गिल्ड में प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था और नैताली को पहले ही इस आदमी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेना चाहिए था। और एक कहकर वो उस आदमी को घसीटते हुए इस गिल्ड से बाहर कर देती है। लेकिन रैन को अब तक अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था कि अचानक वो इतना पावरफुल कैसे हो गया। कनाडा सुनकर थोड़ा हैरान थी कि रैन इसके बारे में नहीं जानता था कि जब बिच टेमर एक अल्टीमेट स्पीड के साथ टेम करता है तो उसे बिच टेमर के अंदर भी उसकी पावर आ जाती है। रैन इसके बारे में सच में नहीं जानता था, क्योंकि जहाँ से वो आया है वहाँ किसी ने कभी अल्टीमेट स्पीड के साथ टेम नहीं किया। खैर, कनाडा काफी ज्यादा एक्साइटेड थी अपने न्यू मिशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो ये देख काफी निराश हुई। ये उन्हें बब्स को इकट्ठा करने का मिशन मिला है। वो तो मोस्टर हंट का प्लान कर रही थी, क्योंकि रैन की ये रैंक एफ है, इसलिए उन्हें सबसे कम लेवल की जॉब दी गई है, जिनमें उन्हें पैसे भी कम दिए जाएंगे। खैर, रैबिट की मदद से रैन ने जल्दी अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। ये देख कनाडा परेशान होने लगती है कि उससे जाना तो रैबिट रैन के काम आ रहे हैं। इसके बाद जब वो वापस घर लौट रहे थे, तभी कनाडा को एक आवाज सुनाई देती है जिसे रैन नहीं सुन सकता था। कनाडा के पास सेंसिटिव ईयर होने की वजह से वो दूर की आवाज भी आराम से सुन सकती है। कनाडा उस आवाज का पीछा करती है। रैन और कनाडा देखते हैं कि एक बूढ़े आदमी को एक गैंग परेशान कर रही है, जो अपने आप को इवन फ्लैंग का हिस्सा बताते हैं। इवन फ्लैंग उस बदनाम गैंग का ग्रुप है
जिनका हर घिनौने काम में नाम आता है, वो दोनों बिना वक्त गवाए उन लोगों की ओर भागते हैं और उन लोगों पर सरफराज अटैक करते हैं। रैन पहले से मार्शल आर्ट में अच्छा था और न्यू पावर मिलने की वजह से वो उन सभी गुंडों की वाट लगा देता है। इस बीच कनाडे उस आदमी की मदद कर रही थी। वैसे कनाडे को इस बात का डर था कि रैन उसकी पावर को संभाल भी पाएगा। उसे चिंता थी कि पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से रैन खुद को चोट ना पहुंचा ले, लेकिन अब रैन को यूं फाइट करता देख कनाडे को कुछ होने लगता है। रैन को निहारते वक्त उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। ये चीज रैन में नोटिस कर लेता है कि कनाडे का चेहरा टमाटर जैसा पूरा लाल हो गया है। वैसे रैन को ये बात काफी देर से सता रही थी कि ये बूढ़ा आदमी एक व्यापारी है, तो उसे इस जंगल में आने से पहले सुरक्षा के साथ लेकर आनी चाहिए थी। वो कहता है कि वो सुरक्षा साथ लेकर आया था, लेकिन वो गुंडों को देखकर भाग गए थे। पर वो बूढ़ा आदमी रैन और कनाडा के लिए चिंतित हो गया था, क्योंकि इवन फ्लैंग वो गैंग है जो उनका विरोध करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। तो रैन फैसला करता है कि उनके आने से पहले वही उनका शिकार करेगा। पर कनाडा इवन फ्लैंग को गैंगों से वाकिफ थी, उसे रैन की चिंता हो रही थी, लेकिन रैन उसे समझाता है कि उसके पास मस्त प्लान है। एक बार फिर एक ग्लेरी की वजह से रैन इवन फ्लैंग की सीक्रेट अड्डा का पता लगा लेता है और इस वजह से कनाडा पापा डिफेंस हो जाती है। रैन उसे समझाता है कि उसका होना ही उसके लिए खास बात है। खैर, इसके बाद रैन एक आर्मी बी से टेम्पररी कॉन्टैक्ट बनाता है, जो कि स्पेशल रैंक की मधुमक्खी थी, जिसका एक डंक किसी भी इंसान को 20 घंटे के लिए पैरालाइज कर सकता है। एक बार फिर रैन की काबिलियत देख कनाडे हैरान थी, क्योंकि इंसेक्ट के साथ सिर्फ इंसेक्ट ही टेम कर सकते हैं। पर रैन उसे बताता है कि इंसेक्ट बिच टेमर की तरह कुछ हद तक सेम है और उसने थोड़ी बहुत इंसेक्ट टेम भी सीखी है। पर कनाडो की नज़रों में ये इम्पॉसिबल काम था। खैर, रैन मदद के लिए कनाडे को शेर के एडवेंचर नाइट को बुलाने के लिए भेजता है। जैसे ही कनाडे मदद के लिए शेर जाती है, तभी मधुमक्खी का झुंड वहां आ जाता है। रैन उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि उस व्यापारी ने जिन लोगों को हायर किया था वो असल में हीरोज की पार्टी थी। वो अपनी हार का इल्जाम अपने न्यू टेमर पर लगा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ एक स्क्रू के साथ ही कॉन्टैक्ट बना पाया था, जबकि उसे वहां पर 20 से ज्यादा स्क्रू को बुलाना चाहिए था। उनके बीच टेमर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बीच टेमर एक वक्त में सिर्फ एक ही साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर वो एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट बनाएगा तो वो उसकी मौत भी हो सकती है। और अगर ये सच है तो हीरोज को समझ में नहीं आ रहा था कि रैन ये सब कैसे कर लेता था। खैर, जो भी हो, हीरोज की रेपुटेशन कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो अपने बीच टेमर बोलती है कि हार का इल्जाम वो सारा अपने ऊपर ले ले, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मीना उसके ऊपर 1000 से भी ज्यादा मैजिक का यूज करेगी। उनकी ऐसी डरावनी बातें सुनकर वो वहां से भाग जाता है। एक तरफ उनको ये डर था कि वो सबको सच न बता दे, तो एक तरफ वो ये सोच रहे थे कि रैन सच में ताकतवर था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैन ने मधुमक्खियों की मदद से सभी को पैरालाइज कर दिया है और वहीं कनाडे भी मदद लेकर आ चुकी है। पर रैन देखता है कि कनाडे के साथ सिर्फ एडवेंचर आए हैं। हमें पता चलता है कि नाइट उन्हें इतना बड़ा मुद्दा नहीं लगता। तभी अचानक से पूरी गुफा हिलने लगती है और वहां घुर्राने की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है। पीछे से 3 सी रैंक मोस्टर, जिन्होंने लीड रिजार्ड कहा जाता है, चैन से बाहर निकल आते हैं। इन्हें इवोन्स ग्रुप ने पकड़ा था ताकि वो लोग मुसीबत में इनका इस्तेमाल कर सकें, लेकिन अभी उल्टा उन्हीं पर हमला करने लगते हैं। गुस्से से ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। पर रैन सभी को बाहर निकल जाने को कहता है और इन लिजार्ड को रैन और कनाडा संभाल लेंगे, जिसके बाद सभी वहां से बाहर चले जाते हैं। रैन सोच रहा था कि अगर आज भी वो अपनी पुरानी टीम के साथ होता, यकीन इस वक्त वो लड़ने से मना कर देता, लेकिन आज उसके साथ कनाडे है और वो कनाडे के साथ मिलकर लिजार्ड किंग को हरा देते हैं। और जब वो लोग गुफा से बाहर निकलते हैं तब सभी एडवेंचर उन लोगों की तारीफ करते हैं। उन्होंने कनाडा और रैन को चारों ओर से घेर लिया था। ये पहली बार था जब रैन के काम को अप्रिशिएट किया जा रहा था और इस वजह से रैन बहुत खुश होता है। इवन फ्लैंग गैंग को हराने वाली बात सुनकर गिल्ड भी रैन के टैलेंट को अप्रिशिएट करती है और उसकी ई रैंक को प्रमोट करके उसे एफ रैंक का एडवेंचर बना दिया जाता है। साथ ही इस बार रिवार्ड में उसको सिल्वर कॉइन मिलते हैं, जिनसे वो नए इक्विपमेंट खरीदते हैं और टेस्टी खाना खाते हैं। और रात होने पर रैन एक रूम रेंट पे लेता है, पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बस एक ही रूम खाली है। रैन ने दूसरे होटल जाकर ट्राई करने का सोच लिया था, मगर वहाँ के मालकिन मनमानी करती है और उन दोनों को एक ही रूम देती है। रैन हेजिटेट हो जाता है कि वो एक लड़की के साथ एक ही रूम में नहीं सो पाएगा, पर कनाडे कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जानती है कि रैन बाकी के लोग की तरह नहीं है। अब उसके इतने कहने पर रैन उसकी बात मान ही लेता है।
फिर वो लोग कैंपिंग से एक अच्छा ब्रेक लेते हैं, लेकिन कनाडा जो कि रैन को निहार रही थी, वो सोच रही थी कि उसकी अल्टीमेट स्पीस होने की वजह से हर कोई अपने फायदे के लिए उसको बेचकर पैसे कमाने के लिए उसे पकड़ना चाहता है। लेकिन जब उसने रैन को देखा, उसे देखकर एक बार हैरान तो हो गया था, लेकिन ना कोई इच्छा और ना कोई लालच। रैन ने सिर्फ उसे बचाने की कोशिश की और उसकी इसी अदा पे तो वो फिदा है। कनाडे को रैन काफी अच्छा और काइंड पर्सन लगता है। इसके बाद कहानी एक हफ्ते आगे जाती है और इन एक हफ्तों में उन्होंने अपने क्विस्ट को इजीली कंप्लीट कर लिया था। लेकिन एक दिन नेताली उन्हें एक क्विस्ट देती है। उन्हें एक ट्रबल मेकर गार्ड डॉग को सामना करना था, जो लोग एक स्टेट ब्रिज पार करने में रोक रहा था। स्टेट ब्रिज वो रास्ता है जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ट्रेड करने का इकलौता रास्ता है। वैसे उसने किसी की जान तो नहीं ली, बट अब वो सभी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। इसके बदले नेताली उसे 5 गोल्ड कॉइन दे रही थी और 5 गोल्ड कॉइन का ये बड़ा इनाम रैन भी खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वहां जाने से पहले रैन गार्ड डॉग के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन जिन लोगों ने पहले गार्ड डॉग से फाइट की थी वो उसके बारे में कोई बात नहीं बताना चाहते थे। उनके मुंह पर एक अलग ही चुप्पी थी, जैसे उन्हें कुछ न बताने के लिए डराया गया हो। खैर वो लोग ब्रिज पर जाती हैं। कनाडा इतने बड़े ब्रिज को देखकर एक्साइटेड हो गई थी। तभी उन्हें वहां पर एक उड़ता हुआ ड्रैगन दिखाई देता है, जो कि अपने आप को एक लड़की में बदल सकता था। मैं आपको बता दूं कि ये खूबसूरत बला ये भी एक अल्टीमेट स्पीसीज है जिसका नाम तान्या है, और ये वही गार्ड डॉग है जिसकी तलाश में रैन और कनाडा यहाँ पर आए हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ पर तान्या अपनी ट्रेनिंग के लिए आई है। असल में ड्रैगन एक रूल है, जब उनके बच्चे 15 साल के हो जाते हैं तब सभी लोग एक जर्नी पर निकलते हैं जहाँ से उन्हें ताकतवर होकर लौटना होगा। और अभी तान्या कनाडा और रैन के साथ 1-2 बैटल करना चाहती है। एक अल्टीमेट स्पीस का सामना करना रैन के लिए भी चुनौती भरा था, पर उसके साथ कनाडा थी जो कि खुद भी एक अल्टीमेट स्पीस थी। तान्या रैन पर हमला करती है। रैन ने भी उसके हमले को ब्लॉक कर दिया था। ये देख तान्या उससे इम्प्रेस होती है कि उसने एक अल्टीमेट स्पीस का हमला रोका है, पर रैन के लिए आसान नहीं था। इसके बाद तान्या फायर ब्लास्ट से हमला करती है, जिसने कनाडा की पूंछ जला दी थी, और रैन जल्दी से उसकी पूंछ में लगी आग को बुझाता है। कनाडा को तान्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद कनाडा तान्या पर टूट पड़ती है। क्योंकि दोनों की पावर लेवल बराबर थी, इसलिए उन दोनों में कड़ाके की टक्कर चल रही थी। रैन चाहता तो नहीं था, लेकिन वो मौके का फायदा उठाते हुए वो तान्या के ऊपर पीछे से हमला करता है। लेकिन तान्या उन दोनों को पकड़कर हवा में उछाल देती है, जिसके बाद वो आकाश में फायर स्टॉर्म का यूज करती है। लेकिन तान्या देख इम्प्रेस हुई थी कि ये दोनों इस हमले से भी बच गए। असल में इन दोनों ने एक दूसरे के पैरों का यूज किया था आसमान में पुश करने के लिए। तान्या बोलती है कि ये पहली बार था जबकि उसके सामने इतनी देर तक टिक पा रहा है। इस वक्त रैन ने भी एक प्लान बना लिया था, जो कनाडा से उसके लिए थोड़ा टाइम निकालने को कहता है। जिसके बाद रैन वहां से कहीं और चला जाता है, और अब कनाडा भी और भी सीरियस हो गई थी। कनाडा ने अपनी अटैक करने की स्पीड को भी बढ़ा दिया था, लेकिन कैट स्पीड अपने स्टेमिना को ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर पाती, जिसका मजाक तान्या भी उड़ाती है। तो तान्या बोलती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रैन अपने प्लान पे काम कर रहा है। और उसकी ये बेवकूफी हरकत रैन टावर के ऊपर चढ़कर सुन रहा था। खैर जब तान्या ने उन दोनों को हवा में उछाला था, तब रैन ने वहां एक वर्ड को नोटिस किया था, जिसकी लोकेशन का पता लगा के रैन उसके साथ कांटेक्ट बना लेता है और उसे अपने सभी साथियों को यहाँ लाने को बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तान्या और कनाडा अचानक रुक गए हैं। उसी वक्त रैन भी वहां पर आ जाता है, और रैन के कहने पर कई सारे पक्षी तान्या की पूरी बॉडी को चोंच मारने लगते हैं। तान्या बोलती है कि ये बच्चों वाली हरकत करना बंद करो, इनसे मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये मामूली वर्ड नहीं थे, इनकी चोंच में जहर था। वो किसी को भी पैरालाइज कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत असर तो उसका ड्रैगन के ऊपर भी होना चाहिए। और इसी वजह से तान्या जमीन पर गिर जाती है और अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेती है। रैन हैरान था कि तान्या इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती है, लेकिन अब वो सच में अपने आप को हिला भी नहीं पा रही थी। और रैन उसे प्रॉमिस लेता है कि अब वो दोबारा ब्रिज के ऊपर कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी, और वो उसके साथ चलने को कहती है। तान्या उसे पूछती है कि क्या वो दूसरे ह्यूमन की तरह उसे बेच देगा, लेकिन रैन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। सबसे पहले वो गिल्ड में इन्फॉर्म करता है कि गार्ड डॉग की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। उसने गार्ड डॉग को हरा कर ब्रिज सबके लिए सेव कर लिया है। नेताल उसकी बात सुनकर हैरान थी, लेकिन उसको रैन पे पूरा भरोसा भी था, और वो उसकी तारीफ करती है। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वो रैन को 5 गोल्ड कॉइन मिल जाएंगे। लेकिन बड़ी देर से नेताली के मन में ये सवाल आ रहा था कि आखिर रैन के साथ दूसरी लड़की कौन है। तान्या वहाँ सबको अपना इंट्रोडक्शन देने वाली थी, लेकिन रैन उसे रोक देता है।
वो नहीं चाहता था कि सबको ये पता चले कि तान्या एक अल्टीमेट स्पीसीज है और यही वो गार्ड डॉग है। अगर सबको ये पता चल गया कि तान्या वही डॉग है तो ये तान्या के साथ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सभी लोग तान्या को मारने की कोशिश करेंगे। किसी तरह रैन उसे बाहर ले जाता है, वहां भी वो अपने गुनगान गाने लगती है और जिस वजह से रैन उसे एक सुनसान जगह लेकर आना पड़ता है। खैर, रैन तान्या से कहता है कि वो यहाँ से कहीं दूर जा सकती है और वैसे भी गॉड डॉग की तरह ये बात लोगों के बीच में इतनी फैली नहीं है, तो अगर तान्या कोई बदमाशी ना करे तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन तान्या यहाँ से नहीं जाने वाली थी। वो चाहती थी कि रैन कनाडा की तरह उसे भी टेम कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि वो उनके साथ रहकर ताकतवर बन सकती है। यह सब कहते हुए तान्या रैन से चिपकने लगती है, जो देख कनाडा को जलन हो रही थी, तो तान्या उसे रैन से दूर होने को कहती है। वैसे रैन तान्या को टीम करने से पहले इससे कनाडा पे बचा लेना चाहता था। कनाडा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद रैन पहले की तरह तान्या को भी टेम कर लेता है और अब तान्या के हाथों में भी वो कनाडा जैसा साइन बन गया था, यानी कि अब वो भी रैन से बॉन्ड हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो एडवेंचर गार्ड डॉग के बारे में रैन को बता नहीं रहे थे, उन्हें तान्या के द्वारा धमकाया नहीं गया था। असल में वो शायद शर्म से नहीं बता रहे थे कि वो एक लड़की से पिटकर आए हैं। दूसरी तरफ हम हीरो पार्टी को देखते हैं, जिनका हाल पजामा हो गया रैन के बिना, क्योंकि एक हफ्ते से ये लोग जंगल में भटक रहे थे और रैन ही था जो जानवरों की मदद से सही रास्ता ढूंढ लेता था, और अब वो नहीं है तो इनके बीच में लड़ाई होने लगी है। तभी उनका लीडर बोलता है कि चलो रैन को वापस ले आते हैं, वो तो है ही नादान मासूम दिल का, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से वो वापस आ जाएगा। जिसके बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद वो रैन को वापस निकाल देंगे। और यहाँ पर आते ही तान्या और कनाडे लड़ाई होने लगी है, इसके ऊपर रैन के चेहरे की ओर कौन सोएगा। वैसे अब तान्या के आने के बाद अब रैन की पार्टी में 3 लोग हो चुके हैं और तान्या इतनी पावरफुल है कि जब उन्हें स्लाइम मारने का नया मिशन मिला था तब तान्या ने अपनी 5 ब्लास्ट से सर्विस लाइन को ही जला दिया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्लाइम बहुत ही कमजोर मॉन्स्टर होते हैं, जिनको एफ रैंक के एडवेंचर भी काफी आराम से हरा सकते हैं। लेकिन परेशानी यह है कि इनके इतने कमजोर होने की वजह से ज्यादातर एडवेंचर इन्हें इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण इनकी तादाद बढ़ने लगती है, जो कि फिर उपजाऊ जमीन और खेतों को खराब करने लगती हैं। तान्या गौर करती है कि कनाडे काफी डरी हुई लग रही है। असल में कनाडे को स्लाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि स्लाइम को मारने के बाद वो शरीर को चिपचिपा कर देते हैं। ये सुनकर तान्या कहती है कि अगर तुम उन पर फिजिकली अटैक करोगे तो ऐसा ही होगा। वो बोलती है कि वो कनाडे के लिए अपने 5 ब्लास्ट से सभी स्लाइम को जला देगी, जो सुनकर कनाडे काफी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि वो तान्या का निर्भर हो सकती है, जो सुनकर तान्या कहती है कि मेरी तारीफ करते रहो। उनको ऐसा देख रैन को भी काफी खुशी होती है। उसने सोचा नहीं था कि इन दोनों की कभी बन भी पाएगी। खैर, इसके बाद ये लोग जंगल में स्लाइम ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे जंगल छान लिया था पर स्लाइम उन्हें कहीं नहीं मिलते। तो रैन बोलता है कि अब स्लाइम को ऊपर से ढूंढना होगा। जिसके बाद रैन वहाँ एक चिड़िया को ले आता है। कनाडे और तान्या को लगा था कि ये बर्ड उनके लिए स्लाइम ढूंढेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। रैन यहाँ एसिमुलेट का यूज करने वाला था। रैन अपनी एसिमुलेट टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद रैन अचानक बेहोश हो जाता है। अचानक ये देख कनाडे काफी डर गई थी। उसे डर था कि रैन को कहीं कुछ हो ना गया हो। तभी वो देखती है कि चिड़िया के अंदर से रैन की आवाज आ रही है। कनाडे देख हैरान थी कि रैन ने अपने आप को चिड़िया में बदल लिया है। तो रैन उसे समझाता है कि वो चिड़िया में नहीं बदला, बल्कि उसने अपनी सोल थोड़ी देर के लिए वो चिड़िया के अंदर ट्रांसफर कर दी है और इसी टेक्निक को एसिमुलेट कहा जाता है। कनाडे देख वापस से हैरान हो गई थी कि रैन ये भी कर सकता है। तो रैन बोलता है कि ये तो बीच टैमर के लिए काफी आम बात है, जिस पर वो दोनों एक साथ चिल्लाकर बोलती हैं कि ये कोई आम बात नहीं है। खैर, इसके बाद रैन आसमानी की ऊंचाइयों को छूकर पूरे जंगल में स्लाइम ढूंढने लगता है। वैसे इस सिमिलर टेक्निक के बाद यूजर की बॉडी का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि इस वक्त बॉडी लाइफलेस स्टेट में होती है और कोई भी यूजर के शरीर को आसानी से खत्म कर सकता है। खैर, रैन ने काफी बड़े स्लाइम के झुंड को ढूंढ लिया था। कनाडे ने उत्तर से कुचलने वाली थी, लेकिन तभी तान्या उसे रोक लेती है और वो रैन से पूछती है कि क्या वो मैजिक का यूज करना जानता है। रैन बोलता है कि वो हल्का फुल्का मैजिक का यूज कर लेता है। जब छोटा था तब उसने मैजिक सीखा था, लेकिन वो बस फायर मैजिक और हीलिंग मैजिक ही सीख पाया। उसकी बात सुनकर तान्या रैन को अपने मैजिक का यूज करने को कहती है, पर रैन बोलता है कि उसके पास इतना मैजिक नहीं है कि वो अपने एक फायर बॉल से सभी स्लाइम को खत्म कर सके। फिर भी तान्या उसे एक बार अपने मैजिक का यूज करने को कहती है, तो रैन सामने आकर अपने फायर मैजिक का यूज करता है, लेकिन इस बार रैन का मैजिक कई गुना ज्यादा ताकतवर था। रैन के फायर मैजिक की वजह से सारे स्लाइम एक बार में ही खत्म हो जाते हैं।
यहाँ तक कि जंगल में भी आग लग चुकी थी। एक तरफ रैन को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये मैजिक उसने यूज किया है, तो एक तरफ जैसे तान्या ने सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। जैसे रैन ने कनाडे के साथ बॉन्ड कंप्लीट हो जाने के बाद उसे कनाडे की फिजिकल पावर मिल चुकी थी, वैसे ही अब रैन तान्या की मैजिक को भी यूज कर सकता है। लेकिन जैसे ताकत के साथ आती है जिम्मेदारियां, उसी तरह तान्या के मैजिक को कंट्रोल करना आसान बात नहीं है। इसलिए रैन चाहता है कि तान्या उसे सिखाए, पर तान्या ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक अच्छी टीचर नहीं है। लेकिन रैन उसे रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद तान्या मान जाती है और उसके बाद रैन बेचारा पछताता है क्योंकि तान्या के सिखाने का तरीका काफी अग्रेसिव था। लेकिन कई बार गलती करने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करता है और एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि अब वो रैन तान्या के मैजिक को भी अच्छे से कंट्रोल करना सीख गया था। इसके बाद ये लोग आज की रिपोर्ट देने गिल्ड वापस जाते हैं। वैसे हम देखते हैं कि तान्या इंसानों के बीच घुलना सीख गई है और लोग भी उसको पसंद करने लगे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि रैन ने इन सबको बताया है कि तान्या की ये सींग और पूंछ उसके कॉस्ट्यूम है। इसके बाद ये लोग बुफे में खाना खाने जाते हैं और इतना खाना खाते हैं कि रैन भी हैरान हो गया था। अब खाना खाते दौरान तान्या रैन से पूछती है कि आखिर तुमने टेमी सीखी कहाँ से थी। ये जानने के लिए तो कनाडे भी क्यूरियस हो रही थी। अब उनके जाना जिद करने के बाद रैन ने बताता है कि उसने टेमी अपने गाँव से सीखी थी। रैन ने गाँव के सभी लोग बीच टेमर थे, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी एक बीच टेमर थे, और जो उसने इंसेक्ट टेमिंग सीखी वो भी उसने अपने गांव में सीखी। रैन बताता है कि उसका गांव बहुत ही छोटा और बाहरी लोगों से इतना छुपा हुआ था कि उसका गांव का कोई नाम भी नहीं था। लेकिन अब रैन का गांव एग्जिस्ट भी नहीं करता। जब रैन 12 साल का था, उसके माता पिता काम में बिजी होने की वजह से उस दिन रैन को अकेले जंगल में ट्रेनिंग करना जाना पड़ता है। लेकिन जब वो वापस लौटा, उसके गांव में आग लग चुकी थी। रैन को लगता है कि वो मॉन्स्टर का हमला था, जिनके आतंक के आगे कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। ये बात सुनकर तान्या और कनाडे को बुरा लगता है। वो बोलती हैं कि वो तो बस रैन के बारे में जानना चाहती थी। रैन बताता है कि एक एडवेंचर ने उसे बचाया था। इसके बाद रैन उस एडवेंचर के लिए सारे काम करने लगा। वो हर एक काम करता जिससे वो अपने आप को जिंदा रख सके। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात हीरो पार्टीज के मेंबर से हुई। सहयोग से वो लोग पार्टी के लिए नया मेंबर ढूंढ रहे थे। रैन को देख के वो रैन को ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, जिसको रैन अपनी बदलती किस्मत का इशारा समझकर उनके ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। पर जल्दी उसे भी समझ आने लगता है कि उसका यहाँ सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब उन्हें लगा कि अब वो उनके किसी काम का नहीं है, उन्होंने रैन को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब कनाडे को भी समझ आने लगा था क्यों रैन सभी को बचाने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता जैसे उसके कमजोर होने की वजह से उसे ठुकरा दिया गया, ऐसे ही किसी और को भी ये दर्द न सहना पड़े। खैर, इसके बाद इन सभी को गोबलिन मारने के मिशन पर भेजा जाता है। तान्या इस मिशन के लिए काफी ओवर कॉन्फिडेंट थी क्योंकि गोबलिन काफी कमजोर क्रिएचर होते हैं और तान्या की ताकत के सामने उन्हें मारना उसके लिए बेहद आसान था। तो रैन तान्या को सतर्क करते हुए बोलता है कि गोबलिन कमजोर होने के साथ साथ चालाक भी होते हैं। लेकिन तान्या उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती और कई गोबलिन को मारने के बाद वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी वह देखती है कि एक गोबलिन जमीन पर पड़ा हुआ है और वो उसे भी मारने जा रही थी। लेकिन वो गोबलिन उसका पैर पकड़ लेता है और तान्या डर गई थी और उस गोबलिन को जला देती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर गोबलिन तान्या को मारने जा रहा था, पर रैन उसे बचा लेता है। लेकिन वो खुद घायल हो चुका था। तान्या अपने किक से उस गोबलिन को दूर फेंक देती है। रैन अपने चोट को ठीक तो कर लिया था, लेकिन तान्या अब इन सब का जिम्मा अपने ऊपर लेने लगती है कि सारी उसकी गलती की वजह से हुआ। वैसे उनका मिशन कंप्लीट हो चुका था, इसलिए अभी लोग रिपोर्ट देने वापस गिल जाते हैं। लेकिन जब रैन गिल से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि तान्या तो यहाँ पर है ही नहीं। कनाडे बताती है कि तान्या कुछ देर अकेला रहना चाहती है। हम देखते हैं कि तान्या एक पुल पर उदास चेहरा लेकर अपने ख्यालों में खोई हुई है। तभी तान्या की एक नई दोस्त वहां पर आती है जो उससे पूछती है कि आज उसने किस मॉन्स्टर को मारा। तान्या कुछ नहीं बोल रही थी। उसे लगता है कि तान्या को चोट लगी है। वो बोलती है कि उसकी मॉम कहती है कि हमें अपनी परेशानियों के बारे में बताना चाहिए, वरना हमारे अपनों को चिंता होने लगती है। अब उसके जाने के बाद तान्या को भी रियलाइज होता है कि उसके ऐसे चले जाने पर उसने सभी को चिंता में डाल दिया होगा और यही सब सोचकर वो रैन का सामना भी नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी रैन खुद वहां उसे ढूंढते हुए आ जाता है। उसे तान्या की चिंता हो रही थी। तान्या हैरान थी कि आज की गलती के बावजूद रैन उस पर गुस्सा नहीं है, बल्कि वो तो उसकी चिंता कर रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि आज भी होटल के ओनर ने रैन को सिर्फ एक ही कमरा दिया है और कहती है कि
मचा देना। रैन जमीन पर सो गया था, लेकिन तान्या को नींद नहीं आ रही थी। तान्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो रैन से अपनी नजरें क्यों नहीं हटा पा रही है। उसे अपने सीने में अजीब सा दर्द हो रहा था। शायद वो रैन से प्यार कर बैठी है, लेकिन वो इस बात को मान नहीं रही थी। खैर, वो रैन को कंबल उड़ाकर खुद भी सो जाती है। इसके बाद वो लोग सुबह सुबह रैन को लेकर शहर जा रहे थे, रैन के लिए कुछ इक्विपमेंट खरीदने के लिए, क्योंकि रैन का शरीर अल्टीमेट स्पीड की तरह ताकतवर नहीं है। लेकिन तभी अचानक रैन के कदम रुक जाते हैं, क्योंकि उसके सामने उसकी पुरानी टीम खड़ी थी। रैन उन्हें अनदेखा कर कर वहां से जा रहा था, लेकिन हीरो पार्टी का बॉस अरियोन्स उसे रोकता है और रैन की इनडायरेक्टली बेइज्जती करते हुए बोलता है कि वो कमजोर था, इसलिए उन्हें उसे निकालना पड़ा था। उनकी बातें सुन के कनाडे और तान्या ने उन्हें पहचान लिया था कि ये वही है, रैन की पुरानी टीम, जिन्होंने उनके अच्छी रैन को निकाल दिया था। अरियोन्स भी अपने घमंड में अपनी तारीफ करने ही वाला था, लेकिन वो गौर करता है कि उसके सामने दो अल्टीमेट स्पीस खड़ी हैं। जब कनाडे उन्हें बताती है कि वो रैन के साथी हैं, अरियोन्स ये बात पची नहीं पा रही थी, और खोपड़ा तो उनका तब खराब होता है जब उन्हें पता चलता है कि रैन उनका मास्टर है। और रैन सीधे मुद्दे की बात करता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। असल में अरियोन्स को रैन से काम करवाना है। वो चाहता है कि रैन अपने जानवरों का इस्तेमाल करके उनके लिए लॉस्ट वुड जंगल को पार करने का रास्ता ढूंढे। लास्ट वुड वो जंगल है जो अपने शेप को बदलता रहता है, जैसे कि भूल भुलैया, जिसको हर कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन रैन ने एक बार हीरो पार्टी के लिए वो जंगल पार करवाया था। रैन का दिमाग खराब होने लगता है, आखिर कोई उसकी मदद क्यों करेगा जिसने उन्हें पहले निकाल दिया था। अरियंस बोलता है कि ये तो तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए, जो तुम हीरोज के काम आ पा रहे हो। उसकी टीम में रैन की बेइज्जती करने लगती है। वैसे तो ये किसी काम का नहीं, लेकिन हम इसे हीरोज के काम आने का मौका दे रहे हैं, और ना ही तो इसके लिए कितनी सम्मान की बात है। लेकिन रैन उनके ऑफर को मना करके वहां से जाने लगता है। तो हीरो पार्टी की प्रिस्ट मीना रैन को रोकते हुए बोलती है कि ये काम करना रैन के लिए जरूरी है, क्योंकि लास्ट वो जंगल की गहराइयों में एक जादुई कवच है जो डीमन लॉर्ड को हराने के लिए बेहद जरूरी है। और अगर रैन उनकी मदद नहीं करेगा तो डीमन लॉर्ड पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। उसके मॉन्स्टर शहर भर में फैल जाएंगे। हीरोज होने के नाते वो तो उनका सामना कर लेंगे, लेकिन जो उनका शिकार बनेगा वो है आम इंसान, और इन सब का जिम्मेदार रैन होगा। रैन भी ये नहीं चाहता कि जैसा उसके गांव तबाह हो गया था ऐसे किसी और के साथ भी हो, इसलिए वो उनके चक्कर में उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। आर्यंस गुस्से में बोलता है, ये तुम पहले भी कर सकते थे, और वो रैन को उसके साथ चलने को कहता है। लेकिन तान्या और कनाडे से पहले कुछ चाहते थे कि पहले उन्हें रैन से माफी मांगनी होगी। आर्यंस बोलता है ठीक है, मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन तान्या चाहती थी कि वो अपना सिर झुका के घुटनों के ऊपर रैन से माफी मांगे। तान्या को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो एक सांस में सबको जला सकती है। वो बस शांत है तो बस रैन की वजह से। अब आर्यंस को भी गुस्सा आने लगता है कि वो एक हीरो होकर एक टैलेंटलेस बंदे से माफी कैसे मांग सकता है, और वो रैन का कॉलर पकड़कर बोलता है कि अपने पालतू को हद में रखो। रैन को भी गुस्सा आ गया था। आर्यंस बोलता है कि वैसे देखा जाए तो जानवर होने के बाद भी दोनों कच्चा माल हैं। तान्या और कनाडे की इंसल्ट सुन रैन को काफी गुस्सा आ जाता है। उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। वो कनाडे और तान्या रैन के सबसे अच्छी दोस्त हैं, वो उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा, भले उसके सामने हीरो क्यों ना खड़े हों। अब बातचीत नहीं, सिर्फ युद्ध होगा। कनाडे का मुकाबला टकले के साथ था, तो वहीं तान्या अरियोन्स को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसके हिस्सों में दो चुन्नी मुन्नी आती हैं। वहीं जब टकला रैन की इंसल्ट करता है तो कनाडे को गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से उसके ऊपर हमला कर देती है। टकले को उम्मीद नहीं थी कि कनाडे इतनी ताकतवर होगी। कनाडे उसकी इंसल्ट करते हुए बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था हीरो पार्टी इतनी कमजोर होती है। ये सुन वो गुस्सा होकर अपना स्पेशल अटैक कनाडे के ऊपर करता है, जिसको रोकने में कनाडे को जरा से भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसे समझ आ गया था कि उसे पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तो कनाडे ही बोलती है कि ठीक है, मैं अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल तो कर ही सकती हूँ। टकले की फट जाती है। ये सुनकर कनाडे ने अब तक अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल किया है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रैन जैसी यूजलेस पर्सन के साथ स्पीड क्या कर रही है। कनाडे उसका जवाब देते हुए बोलती है कि रैन सबसे ताकतवर है, और एक जोरदार लात उसके मारती है, जिससे बेचारा बेहोश हो गया था। कनाडे डर गई थी कि वो मर ना गया और नहीं तो रैन उस पर गुस्सा करेगा। इधर तान्या की बात सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ गया था। वो दोनों एक साथ तान्या पर हमला करते हैं, पर इस हमले को रोकना उसके लिए चुटकी बजाने जितना आसान था, जिस पर उनका मजाक भी उड़ाती है। इस बार वो दोनों अपने अटैक को मिलाकर तान्या पर हमला करते हैं, लेकिन तान्या के सामने ये सब बेकार था, क्योंकि उनका हमला तान्या को टच भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए आखिर में वो दोनों थक जाती हैं। पर उन्होंने रैन की इंसल्ट की थी। तान्या उन्हें ऐसे जाने नहीं देने वाली थी। तान्या सबसे ताकतवर हमला एपिक मैजिक का यूज करने वाली थी, जो पूरी आसमान को लाल कर देता है। कई सारे पोर्टल वहां खुलने लगते हैं, जिसके अंदर ज्वालामुखी जैसे गर्म पत्थर थे।
से। ये देख बच्चियां काफी डर जाती हैं। तभी तान्या बोलती है, जस्ट चिल गाइस, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अरियंस रेन से बोलता है कि मैं तुम्हें कमजोर बीच टेमर समझकर तुम पर दया दिखा रहा था, पर तुमने मुझे मारकर हद पार कर दी। मेरे जैसी हीरो का सामना करना हमेशा तुम्हें पछतावा रहेगा। वो अपनी बात को कंप्लीट कर ही रहा था, तभी रेन उसे ऊपर एक घूंसा मारता है, जिसे बचकर अरियंस बोलता है, पागल मैं बात कर रहा था। लेकिन रेन यह बात करने के मूड में नहीं था। तो अरियंस भी अपनी तलवार निकालकर अपना असली रंग दिखाने लगता है। अरियंस के हमले काफी तेज थे। रेन को उनसे बचने में परेशानी हो रही थी, और क्योंकि अरियंस चूसर वन हीरो है इसलिए वो बहुत ताकतवर भी था। लेकिन रेन को उतना डर नहीं लग रहा था जितना उसे तान्या के साथ लड़ने में लग रहा था। इसके बाद रेन अरियंस का हाथ पकड़ने उसके पेट में जोरदार घूंसा मारता है, और वो अपने अगले पंच में एक चट्टान को ही तोड़ देता है। अरियंस को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये बीच टेमर के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है। रेन बताता है कि ये वही बीच टेमर की पावर है जिनको उन्होंने ठुकरा दिया था। उसे कनाडा की फिजिकल स्ट्रेंथ और तान्या का मैजिक मिल गया है, और यहाँ तक कि रेन अरियंस के हर हमले के बारे में अच्छे से जानता है। लेकिन अरियंस हार नहीं मानता, और वो रेन के ऊपर अटैक यूज करता है जिसको सिर्फ चूजन वन हीरो यूज कर सकती है। रेन का फायर अटैक और अरियंस का लाइटनिंग अटैक एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अरियंस के पास एडवांटेज था। वो रेन के ऊपर एडवांस मैजिक यूज करता है, लेकिन अचानक से अरियंस की उस बॉडी पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि रेन ने अरियंस के हमले से बचते वक्त एक इंसेक्ट को टैम कर लिया था जिसके डंक किसी भी शरीर को पैरालाइज कर सकते हैं। और रेन गुस्सेल का चेहरा देख अरियंस की तबीयत खराब होने लगती है। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से रेन को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन रेन इतने गुस्से में था कि वो जोरदार उस पर पंच मारता है, पर उस पंच के टच होने से पहले रेन बेहोश हो जाता है। अब इतनी बुरी हार के बाद उन लोगों को रेन से माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन उनकी सॉरी बोलने का तरीका अभी भी तान्या को पसंद नहीं आ रहा था। तान्या गुस्से से देखकर वो लोग ढंग से माफी मांगते हैं, और रेन भी उन लोगों को माफ कर देता है। खैर, जैसे वो लोग चाहते थे उन्होंने माफी मांग ली थी, तो अरियंस उन्हें असल परेशानी यानी उस शील्ड के बारे में बताता है जो लॉस्ट वुड फॉरेस्ट के घने जंगलों के बीच में कहीं है, और अगर किसी तरह कोई उसके पास भी पहुंच जाए तो उस शील्ड को पाने से पहले उसे कई खतरों का सामना करना पड़ेगा जो शील्ड की रक्षा कर रहे हैं। अरियंस रेन को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ मेरे लिए वो शील्ड लेके आओ, और तान्या और कनाडा भड़क जाती हैं। तभी रेन उनके सिर पर हाथ रख उन्हें शांत होने को बोलता है। रेन के सिर्फ सहलाने की वजह से वो दोनों शर्माने लगे थे। इसके बाद वो लोग लॉस्ट वुड फॉरेस्ट जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। दोपहर के वक्त भी वो जंगल काफी अजीब और अंधेरे से घिरा हुआ था। तान्या तो पूरे जंगल को जलाने की सोच रही थी, जो सुन रेन भड़क जाता है। वैसे अरियंस ने उन्हें शील्ड तक पहुंचने का मैप भी दिया है, पर वो इतना कुछ खास काम का नहीं था, क्योंकि जंगल अपनी शेप बार बार बदल रहा था, और साथ ही यहाँ के पेड़ काफी तेजी से बढ़ रहे थे। तान्या तो ये काम करना ही नहीं चाहती थी। वो तो रेन के लिए डीमन लॉर्ड को अकेले मार सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेन को पसंद करने लगी है, और वो इस बात शर्माते हुए बोल रही थी। कनाडी भी नहीं चाहती थी कि रेन इतना बड़ा खतरा उठाए। जो सुन रेन उनके सिर को फिर से सहलाता है। इस बार वो लोग पूछ ही लेते हैं कि रेन उनके सिर को सहला क्यों रहा है। रेन उसे माफी मांगते हुए बोलता है कि वो खुश था कि तान्या और कनाडी उसके लिए अरियन से लड़ रही थी। वो दोनों बोलती हैं कि उन्हें इसका बुरा नहीं लगा था। खैर, अरियंस का दिया मैप उनके कोई काम का नहीं था, इसलिए रेन वापस अपने असेंबली टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद वो अपनी सोल को उस चिड़िया में डालकर ऊंचाइयों से उस छुपे रास्ते को ढूंढने की कोशिश करता है। रेन के आखिरकार रास्ता ढूंढ लिया था, जिसके बाद वो रेन के दिखाए रास्ते पर जाते तो हैं, लेकिन घूम फिर के वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने निशान लगाया था। ऐसा नहीं था कि रेन ने रास्ता गलत चुना था, अकेले उनका रास्ता गलत हो सकता था, पर यही रास्ता रेन को बाकी सब चिड़ियों ने बताया था। तान्या को भी लगता है कि गड़बड़ जंगल के अंदर ही है। वो अपनी मैजिक मटेरियल सर्च का इस्तेमाल करती है। तान्या को एक ट्री के बारे में पता चलता है जो इल्यूजन मैजिक रिलीज कर रहा था। इसी वजह से ये लोग इस बार जंगल में बार बार भटक रहे हैं, और इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस पेड़ को उखाड़ दिया जाए। तान्या कनाडे को इस पेड़ को तोड़ने को बोलती है, पर रेन ये नहीं चाहता था कि पेड़ को उखाड़ा जाए। इसके अलावा भी तान्या के पास एक तरीका और है, लेकिन उसमें बहुत समय लग सकता है, जो कि कनाडी भी रेन को इंतजार नहीं करवाना चाहती थी। इसलिए कनाडी अपनी ताकत से उस पेड़ को उखाड़ने जा रही थी, लेकिन तभी उस पेड़ से आवाज आती है कि यहाँ से वापस लौट जाओ। अचानक वो पेड़ तेजी से चमकने लगता है, उसके अंदर से एक अल्टीमेट स्पेस फेरी बाहर निकलती है।
फेरी मैजिकल स्पीसीज है जिनका मैजिक ग्रेनोइड और यानी तानिया की स्पीसीज से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन पिछले 200 सालों से फेरीज कभी इंसानों के सामने नहीं आई, क्योंकि इंसानों ने लकड़ियों के लिए उनके होम टाउन को तबाह करना शुरू कर दिया था। इसके ऊपर इंसानों और फेरीज में युद्ध भी चला था। आखिर में फेरीज सभी इंसानों से दूर हिंडरलैंड चली गईं, जिसके बाद इनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। रैन उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेरी उन पर हमला करना तैयार थी, जिसके डर के मारे वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। वैसे फेरिस कभी इंसानों के सामने नहीं आते, लेकिन क्योंकि वो लोग बैरियर के पास पहुंच चुके थे और उसे नुकसान पहुंचाने वाले थे, तो शायद यही कारण था जो उस फेरी को सामने आना पड़ा। पर उनको बताया गया था कि शील्ड को मॉन्स्टर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसानों से बदला लेने के लिए फेरिस मॉन्स्टर का साथ दे रही हैं? तान्या का एक प्लान बनाती है। वो बोलती है कि वो अपनी मैजिक से उसका ध्यान भटकाएगी, जिसके बाद कनाडे मौका देकर उस ट्री को तबाह कर सकती है। लेकिन ये करने से पहले रेन एक बार उससे बात करना चाहता था। ये सुन कनाडे और तान्या हैरान हो जाती है, क्योंकि वो फेरी उन लोगों को मारने को तैयार थी, लेकिन रेन का मासूम दिल चीज़ों से बातों से सॉल्व करना चाहता था। हम देखते हैं कि वो फेरी किसी वजह से उदास खड़ी थी। तभी रेन उसके सामने आता है, जिसको देखकर वो फेरी वापस गुस्सा हो जाती है। वो रेन को चेतावनी देती है कि यहाँ से चले जाओ, वरना उसे मजबूरन उस पर हमला करना होगा। रेन इसके लिए भी तैयार था, बस वो कनाडे और तान्या को नुकसान ना पहुंचाए। फिर उसकी एक बात नहीं सुनती और रेन पे हमला करने लगती है। कनाडे और तान्या रेन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेन उन्हें पीछे रोक देता है। रेन उसके हर एक हमले को आसानी से सह सकता था, क्योंकि वो बीच टेमर है, जिसने ये सब कई बार जानवरों से टेम करते हुए सहा है। फेरी भी रेन की हिम्मत देखकर हैरान हो गई थी। वो पूछती है कि क्या तुम वही इंसान हो जिसने हमारे जंगल को चुराकर उसे तबाह कर दिया था? रेन कहता है कि वो भी इंसान है, लेकिन हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, और वो भी चीज का दावा नहीं कर सकता कि वो भी एक अच्छा इंसान है। लेकिन वो चाहता है कि फेरी उस पर भरोसा करे, लेकिन फेरी एक इंसान पर कभी भरोसा नहीं करेगी। तान्या और कनाडे बीच में आकर उसे समझाने लगती हैं कि रेन सबकी तरह नहीं है। वो फेरी को अपनी कहानी बताती हैं, कैसे रेन ने उनकी मदद की थी। अब अल्टीमेट स्पेस की बात सुनने के बाद वो फेरी रेन को अपना नाम सोरा बताती है, और अब वो रेन की बात भी सुनने को तैयार थी। अब उनकी बात सुनने के बाद वो उनकी प्रॉब्लम को समझ जाती है, लेकिन वो बैरियर को हटा नहीं सकती, क्योंकि इस बैरियर ने ही उनके नए गांव को छुपा कर रखा है। तान्या को लगता है कि ये फेरी झूठ बोल रही है और वो जंगल से मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोरा बताती है कि जंगल में कोई मॉन्स्टर है ही नहीं, यानी हीरोज ने उन्हें बुद्धू बनाया। असल में इस बैरियर के पीछे फेरिस का गाँव है, और वही उस शील्ड की रक्षा करती हैं। पर क्योंकि वो बैरियर को हटा नहीं सकती, इसलिए वो खुद ही उस शील्ड को लेके आ जाती है। असल में पिछली हीरो पार्टी ने ही फेरिस को कहा था कि नई हीरो पार्टी को शील्ड देने के लिए। इसके बाद सोरा उन्हें यहाँ से जाने को कहती है। रैन भी वहां से जा ही रहा होता है कि अचानक वो रुक जाता है। उसने नोटिस कर लिया था कि सोरा किसी वजह से परेशान है। वो उसके बारे में उसे पूछता है। सोरा भी उसे बताने वाली थी कि अचानक वो रुक जाती है, वो किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। तान्या कनाडे से बोलती है कि रैन ऐसा ही है, वो किसी को परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए परेशानी भले कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो उसकी मदद जरूर करेंगे। सोरा को उन पर यकीन होने लगता है। वो उन्हें बताती है कि फेरी विलेज में जाने के कई और भी रास्ते हैं, जो कि पूरी दुनिया में जगह जगह फैले हुए हैं। इसलिए वो और उसकी ट्विन सिस्टर रूना यहाँ पर बेरे की सुरक्षा करते थे, जो एक काम बहुत ही बोरिंग था। लेकिन एक दिन वो बेरे को छोड़कर जंगल के अंदर चले गए, जहाँ पर उनका सामना डीमन किंग की आर्मी में एक सोल्जर से हुआ। वह उससे बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो उनका पीछा करे जा रहा था, यहाँ तक कि उनका अटैक भी उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। उसने सोरा की बहन रूना को पकड़ लिया था। वो मॉन्स्टर सीरंग का शेडो नाइट था, जो किसी भी मैजिक के अटैक को इफेक्ट 0 कर सकता है। शेडो मॉन्स्टर चाहता था कि सोरा उस बेरे को हटा दे, तभी वो उसकी बहन को रूना को छोड़ेगा। लेकिन अपनी बहन के लिए सोरा सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। वो वहां से भागकर अपने लीडर की मदद मांगने जाती है, लेकिन वो भी उल्टा उसकी गलती बताते हैं। असल में वो भी मजबूर थे, वो सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए वो सूरा को अपनी बहन को भूल जाने को कहते हैं। रैन उसके आंसू पहुंचते हुए बोलता है कि अब इसके आगे मैं संभाल लूंगा। सोरा खुश होकर उसे गले लगा लेती है और बताती है कि उसके पास सिर्फ आज शाम का ही वक्त है, और अगर उसने शाम से पहले बैरियर को नहीं हटाया तो शेडो नाइट उसकी बहन को मार देगा। वो शेडो नाइट जंगल की गहराई में कहीं छुपा हुआ है। सोरा भी रैन के साथ जाने की जिद कर रही थी, लेकिन रैन बोलता है कि परेशानी हो सकती है अगर शेडो नाइट ने उसे वहां देख लिया। रैन उस पर भरोसा करने को कहता है, और उसके बाद रैन, कनाडे और तान्या किसी तरह शेडो नाइट के अड्डे का पता लगा लेते हैं। उसने सोरा की बहन को बांध के रखा हुआ था। रैन ने शेडो नाइट का सामना करने के लिए प्लान तैयार किया है। वो सबसे पहले
पर शेडनाट का फायर अटैक करता है जिससे उसकी पूरी गद्दी जलने लगती है, लेकिन शेडनाट के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता और इसी मौके पर कनाडे अपनी किक से हमला करती है जिससे उसके कदम थोड़े पीछे हो गए थे। उनकी ऐसी पावर देख शेडनाट को लगता है कि रेन हीरो है, लेकिन वो बहुत ही जल्द समझ गया था कि ये लोग फेरी के लिए आए हैं, मतलब सोरा ने उसे धोखा दे दिया है और वो अब इंतजार नहीं करेगा और वो अपनी तलवार से रूना को मारने वाला था, लेकिन तभी तान्या वहां आ जाती है जो अपने पंखों से रूना को बचा लेती है और रूना को लेकर वहां से उड़ जाती है और शेडोनाट तान्या को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कनाडी और रेन दोनों एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन इससे भी उसको कुछ नहीं हुआ था। और अभी तो शेडो नाइट ने अपनी असली ताकत भी नहीं दिखाई थी। वो तेजी से अपने शरीर को घुमाने लगता है। उससे इस हमले में इतनी ताकत थी कि पूरा जंगल तबाह हो सकता था। रेन हैरान था कि ये डीमन लॉर्ड के सिर्फ एक सोल्जर की ताकत है। वो उसको हराने के लिए एक प्लान बनाता है, उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगा और उस मौके पर कनाडे अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करेगी, लेकिन कनाडे को नहीं लगता कि इससे भी उस पर कोई असर होगा। पर रैन ने एक और चीज सोची हुई थी। वो जंगल में मधुमक्खी के छत्ते को ढूंढता है और उसको टेम कर लेता है और उनकी मदद से वो मॉन्स्टर का ध्यान भटका देता है। कनाडे को इसी वक्त हमला करने को कहता है। साथ ही रैन एक स्पेल का भी यूज कर रहा था जो कनाडे की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है और इसी नई ताकत को कनाडे भी फील कर पा रही थी। वो अपनी पूरी ताकत से उस शेडो नाइट पर हमला करती है जिससे उसके शरीर को छेद हो गया था और इस हमले ने शेडो नाइट को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। कनाडे भी एक्साइटेड होकर उस रैन से पूछती है कि उसने क्या किया था। रैन बताता है कि ये उसका एक स्पेल मैजिक था, किसी भी ताकत को कुछ वक्त के लिए कई गुना बढ़ा सकता है, पर उसके थोड़े मैजिक की वजह से वो पहले ये कर नहीं पाता था। लेकिन अब उसके पास तान्या का भी मैजिक है। तान्या रूना को लेकर वहां आ जाती है और रैन से पूछती है कि ये मैजिक तो काफी सालों पहले खो गया था, तो वो उसके बारे में कैसे जानता है। रैन बताता है कि उसने ये मैजिक अपने गांव में सीखा था। खैर कनाडे खुश थी क्योंकि वो जीत गए थे, जिस पर वो जीत का पोज भी देती है। तभी सोरा की बहन रोना को होश आ गया था। रैन उसे बताता है कि उसकी बहन ने उन्हें भेजा है उसे बचाने के लिए, जिसके बाद वो लोग रूना को उसकी बहन तक पहुंचा देते हैं। सोरा उनका शुक्रिया अदा करती है। रूना भी उनको थैंक्स कहते हुए बोलती है कि अगर वो लोग वक्त पर नहीं आते तो वो उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता था। तभी वो रैन से बोलती है कि तुम सोचने लगे थे ना कि वो क्या गलत कर सकता था। मैं जानती हूँ सारे लड़के छछोरे होते हैं। उसकी इस फालतू मजाक पर सोरा उसे डांटती है। रैन मन में बोलता है कि ये दोनों एक जैसे दिखती हैं, लेकिन इन दोनों का बर्ताव एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। तभी कनाडे बोलती है कि अब तुम दोनों एक साथ रह सकते हो, कितनी खुशी की बात है। लेकिन असल में तो ये लोग इस जगह को छोड़ने की सोच रहे थे क्योंकि सोरा उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, जिन्होंने उसकी बहन को ठुकरा दिया था। रैन बोलता है कि तुम जहाँ भी रहना पर सेफ रहना, खासकर जंगल में तो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। तभी कनाडा उनकी पार्टी ज्वाइन करने को कहती है। तान्या को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रैन का इस पे क्या विचार है। रैन उनसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ यानी एक इंसान की पार्टी में आना चाहोगी। सोरा आज भी इंसानों पे भरोसा नहीं करती, लेकिन अगर रैन होगा तो वो उसके साथ ट्रेवल कर सकती है, मतलब कि वो दोनों ही उनके साथ आने को तैयार है। अब वो दोनों रैन को उनके साथ टेम करने को कहते हैं, पर रैन को शक था कि वो फेरी को टेम कर सकता है। असल में रैन ये बीच टेमर है और वो इनसे टाइमिंग भी जानता है, लेकिन कभी उसने फेरी को टेम नहीं किया। तभी तान्या बोलती है कि तुम कोशिश किए बिना हार के बारे में कैसे सोच सकते हो। कनाडे भी रैन को हौसला देती है तो रैन भी उनकी बात मान लेता है और अपने अंगूठे को काट कर एक मैजिक टेम बनाता है। दोनों फेरिस को टेम करने के लिए रैन को एक नया फॉर्मूला चाहिए था, जिसको वो आखिर क्रिएट कर लेता है और फाइनली वो दोनों को एक साथ टेम कर लेता है। पर इस प्रोसेस की वजह से रैन बेचारा बहुत थक गया था, वो गिरने वाला था, पर रूना और सोरा उसे पकड़ लेते हैं, जो देख पीछे खड़ी तान्या और कनाडे को जलन हो रही थी। इसके बाद रैन हीरो पार्टी के पास उनकी मंगवाई शील्ड देने जाता है। वहीं पर छिपी हुई चारों अल्टीमेट इस पे सोच रही थी क्या रैन को अकेले जाने देना सही फैसला था, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हीरोज कितने बुरे पर्सन हैं, पर वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि रैन ने उन्हें मना किया था। इधर हीरोज को यकीन नहीं हो रहा था कि रैन ने शील्ड को सिर्फ 2 ही दिनों में ढूंढ लिया, जबकि वो लोग एक हफ्ते तक भटकते रहे पर उनके हाथ कुछ नहीं आया। आर्यस शील्ड को नकली बताने लगता है, पर मीना ये क्लियर करती है कि शील्ड एकदम ओरिजिनल है, जिस पर वो तीनों हैरान हो जाते हैं।
तभी अर्जुन रूना और सोरा को नोटिस कर लेता है, लेकिन रेन बीच में आ गया था और वो अर्जुन से उसके काम का रिवार्ड मांगता है। रेन मन में सोच रहा था कि उसे सोरा और रूना के पंखों को छुपाना होगा। अगर इंसानों को पता चल गया कि फेरी इंसानों की दुनिया में आई है तो चारों तरफ बवाल हो सकता है। अब अर्जुन से 20 गोल्ड लेने के बाद रेन वहां से जा रहा था। तभी टकला रेन से पूछता है कि रेन, क्या तुम पार्टी में वापस नहीं आ रहे हो? अर्जुन बोलता है कि हमें इस लूजर की जरूरत नहीं है, लेकिन अर्जुन के अलावा सभी को लगता है कि उन्हें रेन की जरूरत है, जिसका ये जीता जागता सबूत एक शील्ड है जिसको रेन उस खतरनाक जंगल से सिर्फ 2 दिनों में लेकर आया है। टकला रेन को पैसे का लालच देकर टीम में लाने की कोशिश कर रहा था, जो उसमें रेन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो उन्होंने उसके साथ किया था वो अब तक भूला नहीं है। उसे पछतावा हो रहा था कि वो इन्हें कभी अपना साथी माना करता था। तभी रेन की नई टीम उसे लेने आती है। रेन को भी एहसास हो गया था कि अब उसे पीछे देख की जरूरत नहीं है। टकला रेन से चिल्लाकर बोलता है, अगर तुम हमारे साथ आओगे तो तुम्हें पैसा, पोजीशन सब मिलेगा, यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड को हराने पर हमारी तरह तुम्हें भी याद किया जाएगा। लेकिन रेन इन सबको ठुकराकर आगे बढ़ जाता है। उसे असल में जो चाहिए था अब वो उसके पास है। अब उसके जाने के बाद हीरो की पार्टी वापस उनका मजाक उड़ाने लगती है। वो बोलती है कि रेन कितना बड़ा बेवकूफ़ है, हम उसे एक और मौका दे रहे थे लेकिन उसने ठुकरा दिया। हमें तो वैसे भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बस हमें सबको दूसरा मौका देना चाहिए। और ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाती हैं, लेकिन अरियोस अब तक वहीं बैठा हुआ था। वो रेन का मारा हुआ घूंसा अब तक भूला नहीं है। वो इस बात को पचा नहीं पाया कि कमज़ोर इंसान उस जैसे हीरो को हरा कैसे सकता है। उसने सोच लिया था कि वो रेन की ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सोरा रेन से पूछती है कि क्या सिर्फ हीरो ही डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं? ये बात तो कनाडे और तानिया को भी जाननी थी। तो रेन उन्हें एक कहानी सुनाता है कि हजारों साल पहले डीमन लॉर्ड ने अपनी ताकत से इंसानों को गुलाम बना लिया था। उसको हराने के लिए पहला हीरो सामने आया जिसने गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उनका खून पाया, और उसी गॉड की पावर को इस्तेमाल करके उसने डीमन लॉर्ड को हराया। वो लोग बोलते हैं कि पहले के हीरोज तो काफी अच्छे हुआ करते थे और अब के हीरो तो बहुत ही बदमाश हैं। रेन बताता है कि हीरोज की एबिलिटी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। गॉड के खून की वजह से हीरो अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। उनकी ताकत की कोई लिमिट नहीं है, वो अपनी लिमिट को हर बार ब्रेक करके कई गुना ताकतवर बन सकते हैं। कनाडे बोलती है कि अरियंस तो बहुत वीक है। रेन बोलता है कि अभी उसे ताकतवर होना होगा। तभी सोरा बोलती है कि इस तरह तो रेन भी हीरो की तरह है, वो भी शुरुआत से अपने आप को ताकतवर बनाता जा रहा है। कई सारी अल्टीमेट स्पीड से टेम करके बार रेन भी वुमन की लिमिट क्रॉस कर दी है। बाकी को ये बात भी एकदम ठीक लग रही थी। कनाडे एक्साइटेड होकर बोलती है कि अगर रेन कई सारी अल्टीमेट स्पेस को टेम कर लेता है तो वो एक दिन इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। वो सभी चाहते थे कि रेन ही वो हीरो बने जो सबको डीमन लॉर्ड से बचाएगा, लेकिन रेन को नहीं लगता कि वो डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें आम लोग भी इन्वॉल्व होंगे। तो अभी तो रेन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। कनाडे उससे माफी मांगती है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई, पर रेन बोलता है कि एक दिन हम इसके बारे में जरूर